प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा चर्चा का विषय है जीआईएस क्या है और जीआईएस के लाभ क्या क्या हैं। इससे पहले भी ये लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला गया था, परंतु उसमें जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया गया उस समय किसी भी प्रकार के कोई स्लाइड का उपयोग नहीं किया गया था। यहाँ स्लाइड्स के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जीआईएस के लाभ क्या क्या हैं। विद्यार्थियों, जीआईएस के लाभ बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नोट्स पहले आपको भेजा गया था, दिया गया था, पीडीएफ फाइल जो दी गई थी, उस नोट्स को थोड़ा सा आसान करके दोबारा लिखा गया है और वो नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया गया था और नए नोट्स के अनुसार ही यहाँ ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यदि आपको ये लेक्चर आसान इस नोट से लगता है, इन स्लाइड से लगता है, तो आप इनसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ प्रश्न कई बार सीधा आ जाता है कि जीआईएस के लाभों का वर्णन कीजिए, और विद्यार्थी क्या करते हैं, बिना किसी परिचय के, बिना ये बताए कि जीआईएस क्या है, लिखने लग जाएंगे निम्नलिखित लाभ हैं, 1 2 3 4 एंड सो लिखते रहेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले जीआईएस क्या है ये बताइए, उसके बाद लाभों की चर्चा कीजिए। ये जीआईएस क्या है ये आपका इंट्रोडक्शन के पोर्शन में आ जाएगा। अब जीआईएस क्या है, इसकी परिभाषा मैंने कई बार पहले भी आपको बताई है, समझाई है, बहुत अच्छी तरह समझाई है, इसलिए इस परिभाषा को समझाने के लिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 2 प्रश्नों में आ चुकी है। तो इसलिए हम केवल इसको बिल्कुल संक्षेप में बताएंगे। जीआईएस, जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली एक जो कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, कंप्यूटर आधारित सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, जिसमें भू संदर्भित बताया था, समझाया था। भू संदर्भित क्या होता है याद कीजिए, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया था जब भू संदर्भित आंकड़े कहे गए, जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों को का अभिग्रहण, उनका संग्रहण, उनका परिचालन, उनका विश्लेषण और उनका प्रस्तरण किया जाता है। यानी सुनिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, जिसमें भू संदर्भित भौगोलिक तथा अभौगोलिक, या ये कहिए धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण और प्रस्तरण किया जाता है। अब आते हैं इसके लाभों के ऊपर, कौन कौन से लाभ हैं। सबसे पहले लाभ, इसमें सबसे पहला जो लाभ है इसमें है जीआईएस आंकड़ों का भारी खजाना। हमारा जो जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो आंकड़ों का बहुत भारी खजाना है। इसमें असंख्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक आंकड़े पाए जाते हैं, फिजिकल फीचर्स, कल्चरल फीचर्स, सारे के सारे जो धरती पर फिजिकल फीचर हैं, यानी जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, जिनका निर्माण मानव ने नहीं किया है। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, सागर, महासागर, मिट्टियां, जलवायु, ये सारे के सारे प्राकृतिक जो फीचर हैं। और कल्चरल फीचर कौन से हैं, जो मानव ने बनाए हैं। मानव ने कौन कौन से बनाए हैं समझते हैं आप, सड़कें, बस्तियां,
नहरें, स्कूल, कॉलेज, ये सारे के सारे आपके कल्चरल फीचर हैं। यानी जीआईएस में ढेर सारे असंख्य प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक आंकड़े पाए जाते हैं। बहुत भारी खजाना है ये, भरे पड़े हैं इसमें। और न केवल ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक आंकड़े इसमें भरे पड़े हैं, बल्कि जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक आंकड़े हैं, जिसको हम स्पेशल डेटा कहते हैं, स्थानिक आंकड़ा कहते हैं, जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों शामिल हो गए, जैसे कि यहां बताया था ना, फिजिकल एंड कल्चरल। इसमें जीआईएस में न केवल असंख्य आंकड़े पाए जाते हैं, बल्कि इन आंकड़ों के साथ इनके एट्रीब्यूट्स भी अटैच होते हैं। अब इसमें, इस खजाने में, इस भंडार में ऐसे नहीं कि डेटा ऐसे ही डाल दिया। विश्लेषण करने वाला या जिसको भी आंकड़े की आवश्यकता, कहां ढूंढेगा वो? इसमें वास्तव में जो आंकड़े हैं लेयर्स के रूप में होते हैं। क्लिक करोगे रिलीफ पर, रिलीफ का आंकड़ा मिल जाएगा। सोयल पर क्लिक करोगे, सोयल का आंकड़ा मिल जाएगा। यानी अनेक लेयर्स होती हैं। कुछ एग्जांपल यहां दिए हैं, रिलीफ, सोयल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन। ये मत समझे कि केवल 5 ही प्रकार के आंकड़े होते हैं। ये तो केवल उदाहरण दिया गया है कि इसमें आंकड़े लेयर्स के रूप में होते हैं। इसमें आंकड़े लेयर्स के रूप में होते हैं। लेयर्स के रूप में होने का क्या फायदा है? जो यूजर है, यूजर मीन्स प्रयोग करने वाला है, वो कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कोई संस्था भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जो यूजर है अपनी इच्छा अनुसार जो भी उसको आंकड़ा चाहिए, रिलीफ का चाहिए तो रिलीफ का ले लेगा, पॉपुलेशन का चाहिए पॉपुलेशन का ले लेगा, एग्रीकल्चर का चाहिए एग्रीकल्चर का ले लेगा। यानी उसको सेलेक्ट कर लेगा, और सेलेक्ट करके यानी जो भी उसकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है वो इस यहां से ले लेगा। यानी इस पॉइंट में ये चर्चा की गई है कि हमारा जो जीआईएस है आंकड़ों का बहुत भारी खजाना है। असंख्य आंकड़े पाए जाते हैं, और असंख्य आंकड़ों में जो प्रकृति निर्मित है वो भी पाए जाते हैं, और जो मानव निर्मित है वो भी पाए जाते हैं। और इसमें न केवल प्रकृति निर्मित या मानव निर्मित आंकड़े पाए जाते हैं, बल्कि उनके साथ उनके एट्रीब्यूट भी जुड़े होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, मैं तो दोबारा फिर याद दिला देता हूं। अब मान लीजिए आपका कॉलेज है, वो धरातल स्थानिक आंकड़ा है, और कॉलेज में कह दे 800 स्टूडेंट हैं, कॉलेज में 15 टीचर हैं, 22 कमरे हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स हुए। यानी धरातलीय आंकड़ों के साथ इस बहुत भारी खजाने में धरातलीय आंकड़ों के साथ एट्रीब्यूट भी जुड़े होते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आंकड़े वैसे ही डाल दिए, जैसे डस्टबिन में डाल देते हैं, जो भी आया सामने वो डाल दिया। वास्तव में यहाँ आंकड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। आंकड़े लेयर्स के रूप में होते हैं, और लेयर्स का मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। और आंकड़े लेयर के रूप में होने के कारण जो यूजर है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार इस भंडार से, जीएस के जो डेटा भंडार है, इस डेटा भंडार से आंकड़े सेलेक्ट कर सकता है और वो काम कर सकता है। और यूजर कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है। पहला लाभ तो ये था। दूसरा लाभ है जीएस में तत्वों का विश्लेषण करने में आसानी। जीएस आने के बाद तत्वों का विश्लेषण आसान हो गया है। आसान हो गया तो पहले क्या दिक्कत थी? जीआईएस से पहले क्या था? बिफोर जीआईएस, जीआईएस से पहले जो हमारे मानचित्र होते थे, काल्पनिक मानचित्र बनाया गया है कहीं का, जो हमारे मानचित्र होते थे वो भी बड़ी आसानी से तत्वों का प्रदर्शन कर देते थे। बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह तत्वों का प्रदर्शन करते थे। जैसे यहाँ ये फॉरेस्टेड एरिया है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये हिल्स हैं, ये वाटर बॉडीज हैं, और ये ग्रास सी लैंड है, सेटलमेंट्स हैं, पोल है, स्प्रिंग है, वेल है। यानी इन तत्वों का मानचित्र बहुत ही आसानी से प्रदर्शन कर देते थे। तो प्रदर्शन कर देते थे तो जीआई से पहले दिक्कत क्या थी?
इसमें दो मूल दिक्कतें थी, दो मूल समस्याएं थी। पहली समस्या, इस मानचित्र पर बहुविषयक सूचनाएं दिखाना संभव नहीं था। बहुविषयक सूचनाएं यानी यहां देखिए इस मानचित्र पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूचनाएं हों, और मानचित्र पर हो सकता है सैकड़ों सूचनाएं हों। तो मानचित्रों पर कम स्पेस होने के कारण सारी की सारी सूचनाएं, यानी सारे के सारे भौतिक तत्व, सारे के सारे सांस्कृतिक तत्व और उनके एट्रीब्यूट्स दिखाना संभव नहीं था। ये थी एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत, और क्यों थी ये दिक्कत? क्योंकि कागज का आकार सीमित और सूचनाएं ज्यादा। सारी की सारी सूचनाएं दिखाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो कुछ सूचनाएं छोड़नी पड़ती थी। दूसरा क्या था? विश्लेषण में दिक्कत थी। कई बार विश्लेषण करने के लिए दो तत्वों के बीच सह संबंध स्थापित करना पड़ता है। जैसे कि वर्षा, यहां एग्जांपल दिया है, वर्षा और वन में क्या संबंध है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वर्षा के आंकड़े, वर्षा का मानचित्र लेना पड़ेगा ये, और इसी प्रकार का मानचित्र लेना पड़ेगा वनों का, और उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट पेपर पर उतारना पड़ेगा दोनों मानचित्रों को। उनसे मानचित्र को वर्षा से संबंधित जो सूचनाएं हैं, दूसरा वन से संबंधित सूचनाएं हैं, इस मानचित्र पर उतारने पड़ेंगे। इस पर ट्रांसपेरेंट पेपर पर, और ट्रांसपेरेंट पेपर पर उतारकर उनको फिर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा, सुपरिम्पोज करना पड़ेगा। यानी इस प्रकार रखना पड़ेगा वो अच्छी तरह एक दूसरे को ढक ले। अब चलो हम ये भी काम कर लें कि ट्रांसपेरेंट पेपर भी ले लिया, सुपरिम्पोज भी हो जाए, परंतु इससे भी जुड़ी हुई अनेक समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? समस्या ये थी कि सारी की सारी सूचनाएं जो भी शोध करता है, जो भी टीचर है, या जो भी रिसर्चर है, या जो भी वैज्ञानिक है, सारी की सारी सूचनाएं उस पर नहीं है, उसके पास नहीं है भंडारित। वो क्या करेगा? मान लीजिए उसको 10 तरह की सूचनाएं चाहिए, एग्रीकल्चर की चाहिए, जलवायु की चाहिए, वनों की चाहिए, मिट्टियों की चाहिए, धरातल की चाहिए, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सूचनाओं के लिए, तो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी किस कार्य से पहले? सुप्रीम पोजिशन के कार्य से पहले, ट्रांसपेरेंट मैप बनाने से पहले। यानी पहले तो उसको मैप ही कलेक्ट करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट की विजिट करनी पड़ेगी, और डिफरेंट डिपार्टमेंट की विजिट आसान तो नहीं। एक डिपार्टमेंट में जाओगे, वो कहेगा कि सर वो बाबू जी, आज बाबू है हमारा तो छुट्टी पे है, आज फला अधिकारी छुट्टी पे, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो, दूसरी समस्या डिफरेंट पब्लिकेशन ईयर की थी। क्या थे डिफरेंट पब्लिकेशन ईयर की? यहाँ एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए दो ही हम ले लें, एक वर्षा तत्व ले लें, एक वन तत्व ले लें। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गए, आपको मानचित्र मिल गया राइस का प्रोडक्शन का, और वो मिला 1990 का। जलवायु विभाग में गए आप, वहां रेनफॉल का मानचित्र मिल गया, वो मिला 95 का। अब एक मानचित्र 90 का, एक 95 का है, दोनों या तो 95 के होने चाहिए, संबंध स्थापित करने के लिए दोनों 90 के होने चाहिए। तो डिफरेंट पब्लिकेशन ईयर की, अलग अलग प्रकाशन वर्ष की भी दिक्कत थी। किससे पहले? जीआईएस के आने से पहले ये दिक्कतें थी। तीसरी दिक्कत थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट में गए, एक डिपार्टमेंट में छोटा सा मानचित्र मिला, एक डिपार्टमेंट में बड़ा सा मानचित्र मिल गया। यानी मान लीजिए हरियाणा का आप अध्ययन कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में छोटा सा मानचित्र मिल गया और दूसरे में बहुत बड़ा मानचित्र मिल गया। यानी डिफरेंट स्केल होती थी, डिफरेंसेस इन स्केल। ये मानचित्र मान लीजिए इसको भी ले, एक बिल्कुल इतना ही साइज का, एक इतना बड़ा साइज हो जाए, तो उनको कैसे हम सुपरिम्पोज करेंगे, कैसे उनको दोनों को इकट्ठा करके अध्ययन करेंगे? इसके अतिरिक्त और भी समस्या थी। प्रॉब्लम इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग मैनी फीचर्स।
यहां तो हम केवल दो तत्वों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। यदि हमें अनेक तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना हो तो अनेक सारे मानचित्र एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ेंगे और वो सारा का सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यानी केवल दो तत्वों को छोड़कर अनेक तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना भी मुश्किल था। और ये सारी की सारी प्रक्रिया बड़ी ही लंबी थी, बड़ी ही बोझिल थी, बड़ी ही उबाऊ थी। और इस सारी की सारी प्रक्रिया में मानवीय गलती के चांस भी रहते थे। यानी जीएस के आने से पहले ये तो था कि भाई मानचित्र पर आसानी से सारी की सारी चीजें दिखा दी, परंतु उसमें दिक्कत ये थी कि बहुत सारी की सारी सूचनाएं नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि मानचित्र होता था छोटा और सूचनाएं होती थी ज्यादा, कुछ सूचनाएं छोड़नी पड़ती थी। दूसरी दिक्कत विश्लेषण की थी। और विश्लेषण में क्या दिक्कत थी कि मान लीजिए सह संबंध स्थापित करना है, अनेक सारे ट्रांसपेरेंट मैप बनाओ, फिर उनको सुपरिम्पोज करो और चलो वो भी देख ले। उससे पहले क्या करना पड़ता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाओ, मानचित्र लेके आओ। डिफरेंट डिपार्टमेंट में चले गए, मानचित्र डिफरेंट पब्लिकेशन ईयर के हैं, वो दिक्कत। डिफरेंट स्केल के मानचित्र हैं, वो दिक्कत। इसके अलावा जब दो से ज्यादा तत्वों के बीच आपस में संबंध स्थापित करना हो, वो अलग से दिक्कत। और ये सारी की सारी प्रक्रिया बड़ी ही लंबी थी, बोझिल थी, कम्बर्शन, स्टफी, उबाऊ थी और इसमें मानवीय गलती के चांसेस भी ज्यादा रहते थे। और जीआईएस के आने के बाद ये सारी की सारी समस्याएं हल हो गई। तीसरा इसका लाभ है, जीआईएस में रिच डेटाबेस होने के कारण सटीक परिणाम। जीआईएस में जो आपका डेटाबेस है बड़ा ही रिच है। जीआईएस में फिजिकल फीचर भी हैं, यानी भौतिक फीचर भी हैं, सांस्कृतिक फीचर भी हैं, और न केवल भौतिक फीचर सांस्कृतिक फीचर हैं, बल्कि उनके एट्रीब्यूट्स भी हैं, उनके लाक्षणिक आंकड़े भी हैं, और सारा का सारा डेटा लेयर फॉर्म में है। यानी ये जीआईएस है पूरा का पूरा बॉक्स। इसमें फिजिकल प्लस कल्चरल प्लस एट्रीब्यूट्स प्लस डेटा इन लेयर्स, डेटा लेयर के रूप में है। तो रिच डेटाबेस है ये। और जब रिच डेटाबेस होगा जिसमें आंकड़े छूटेंगे ही नहीं, जिसमें फीचर छूटेंगे नहीं, जिसमें एट्रीब्यूट्स सारे के सारे होंगे, जिसमें डेटा लेयर फॉर्म में होगा, तब एनालिसिस होगा वो भी बड़ा ही प्रिसाइज होगा, बड़ा ही सटीक होगा। ट्रेडिशनल मैप में क्या दिक्कत थी, परंपरागत जो मानचित्र थे उनमें क्या दिक्कत थी, या जीएस से पहले क्या दिक्कत थी? भाई एक तो मानचित्र का जो साइज बहुत छोटा होता था, छोटा होने के कारण उस पर सूचनाएं भी थोड़ी सी दिखाई जाएंगी। सूचनाएं थोड़ी सी दिखाई जाने का सीधा सा अर्थ है इसमें जो डेटाबेस क्या हुआ, पुअर हुआ। इसमें सैकड़ों हजारों सूचनाएं हैं, सिस्टमेटिक रूप में अवेलेबल हैं। मैप में थोड़ी सी सूचनाएं हैं, क्यों है? मानचित्र की अपनी सीमाएं होती हैं, कागज छोटा है भाई, हजारों सैकड़ों सूचनाएं कैसे दिखाएंगे? तो पुअर डेटाबेस होगा तो एनालिसिस क्या होगा, एनालिसिस भी पुअर होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जीआईएस में रिच डेटाबेस होने के कारण जब हम एनालिसिस करते हैं, जो परिणाम निकलते हैं वो भी बड़े ही प्रिसाइज निकलते हैं, वो अच्छे निकलते हैं, बड़े सटीक निकलते हैं, बड़े शुद्ध निकलते हैं। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, डेटाबेस कई जगह आएगा, पहले भी ये बताया जा चुका है डेटाबेस क्या है, परंतु आप दोबारा बार बार में चीजों को पढ़े, डेटाबेस के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। चौथा जो लाभ है जीआईएस का वो है जीआईएस में सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस होने के लाभ। जीआईएस में सारा का सारा जो आंकड़ा है सेंट्रल कंप्यूटर में पड़ा है, एक किसी कंप्यूटर में पड़ा है। अब इसके लाभ क्या है? एक जगह पड़ा है सारा का सारा, लाभ क्या है? भाई कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा है, मिसप्लेस होने का भय नहीं, यानी भाई कहीं रख के भूल गए, ना डिस्ट्रॉय होने का भय, डिस्ट्रॉय होने की, नष्ट होने की कोई समस्या नहीं।
ना ही ये समस्या कोई उधार मांग कर ले गया जी हमारे पास आंकड़े नहीं, ना ही ये समस्या कि अपने आंकड़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, दूसरी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्यों? सारा डेटा कहाँ है? सेंट्रल कंप्यूटर में है। और जो यूजर है, चाहे वो संस्था हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कहीं भी किसी भी समय जो इस नेटवर्क से जुड़ा उसका यूज कर सकता है। यानी जीआईएस में सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल कंप्यूटर में है। तो सेंट्रल कंप्यूटर में होने के कारण, केंद्रीय कंप्यूटर में होने के कारण, ना खोने का भय, ना नष्ट होने का भय, ना ये भय कोई उधार मांग कर ले गया वापस नहीं दिया, ना दूसरों पर निर्भरता, और कहीं भी किसी भी समय दिन रात एक जगह बी जगह सी जगह कहीं भी जाओ यूज कर लो, नेटवर्क से जुड़ा है। ट्रेडिशनल मैप्स में क्या दिक्कत थी? उसमें दिक्कतें थी, आंकड़ों के लिए, मानचित्रों के लिए दूसरी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। एग्रीकल्चर का डेटा चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे। क्लाइमेट का डेटा चाहिए, क्लाइमेट डिपार्टमेंट में जाएंगे। प्रोडक्शन का डेटा चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे। सॉइल का डेटा चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे। यानी डिपेंडेंसी थी दूसरे विभागों पर। अब तो डिपेंडेंसी नहीं है, सारा का सारा डेटा जीआईएस में सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा है। दूसरा, गुम भी हो जाता था, मिसप्लेस भी हो जाता था। कब? जीआईएस से पहले, जब हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे, कोई उधार मांग कर ले जाता था, वापस नहीं देता था, नष्ट भी हो जाता था। यानी पहले ये सारी की सारी समस्याएं थी। कौन सी समस्या? दूसरों से मांगना पड़ेगा, वो मिसप्लेस हो सकता था, वो कोई उधार मांग कर ले जा सकता था, वो नष्ट हो सकता था। परंतु जीआईएस में सारा का सारा डेटा कंप्यूटर, जो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम है उसमें पड़ा है, उसमें रखा हुआ है। तो सारी की सारी समस्याएं जीआईएस आने के बाद हल हो गई। पांचवा जो इसका लाभ है, वो लाभ है इसमें हमारा, जो हमारा समय है, जो श्रम है, जो धन है, उसकी बचत हुई है। हमारा समय भी बचा, श्रम भी बचा, धन भी बचा, इसके आने से, जीआईएस के आने से। और जो थका देने वाला कार्य था, बताया था कि डाटा लेने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, किसी की स्केल छोटी है, किसी की स्केल बड़ी है, कई तरह की समस्याएं बताई थी। ये कार्य थका देने वाला था, उससे छुटकारा मिल गया। जे से पहले क्या था? जे से पहले मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, किसी शोधार्थी को किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, किसी समस्या पर काम करना है, कोई रिसर्च का काम करना है, तो उसको उस कार्य के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता था। और डेटा कलेक्शन करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में विजिट करनी पड़ती थी। पहले ये समस्या बताई थी। और उसमें पॉसिबिलिटी, ये संभावना थी कि जो मानचित्र विभिन्न विभागों से मिले, उनका मापक भी अलग अलग हो। और हो सकता है उस विभाग ने अपने किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही, अपने किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए ही उन मानचित्रों को तैयार किया हो, और हमारे वो कम काम के हों। चले भी गए, देख भी लिए, मानचित्र कम काम के पाए। हो सकता है उन मानचित्रों में पुरानी सूचनाएं हों, ओल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। मान लीजिए आपको सन 1985 की, 90 की या 95 की किसी एक वर्ष की सूचना चाहिए। एक विभाग में वो उस वर्ष की मिल गई, दूसरे विभाग में दूसरे वर्ष की मिल गई, और हो सकता है वो सूचनाएं रिपीट हो रही। यानी जीएस के आने से पहले ये सारी की सारी समस्याएं थी। समस्याएं कौन कौन सी थी? डिफरेंट डिपार्टमेंट में विजिट करो, चलो कर ली, कोई बात नहीं। हो सकता है उनकी स्केल डिफरेंट हो,
हो सकता है उस विभाग ने कोई अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे की हो, पुरानी सूचनाएं हों, और जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट समय की हो, उनमें रिपीटिशन, ये सारी की सारी समस्याएं जीएस के विकास से पहले थी। ये सारी की सारी समस्याएं जो रिसर्चर थे, जो शोधार्थी थे, जो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इन सारी की सारी समस्याओं से दो हाथ होना पड़ता था। इनका परिणाम क्या था? भाई इतनी सारी सिरदर्दियां होंगी, समय भी ज्यादा लगेगा। देखें आप कहीं डिपार्टमेंट में जाना है, जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमाई, डिपार्टमेंट में पहुंच गया और आंकड़ा उत्पन्न कर लिया। समय ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, धन भी ज्यादा लगेगा, और ये काम बड़ा ही मुश्किल, बड़ा कठिन, बड़ा ही उबाऊ होता था। यानी इन समस्याओं के कारण जीआईएस से पहले ये रिजल्ट थे, मोर टाइम, मोर एनर्जी, मोर मनी, स्टफी वर्क। जीएस के विकास के बाद क्या हुआ? जीएस में जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जो आपका डेटा कहाँ है? सेंट्रल कंप्यूटर डेटाबेस में, सेंट्रल कंप्यूटर में भंडारित है, संग्रहित है। और उसमें भी सूचनाएं हैं, किसमें है? बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लेयर्स के रूप में भंडारित की गई हैं, डिफरेंट लेयर्स के रूप में। यानी आंकड़ा कहाँ है? सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में। सूचनाएं हैं, लेयर्स के रूप में है। और जो विभिन्न विभाग हैं उसमें सूचनाएं शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पूल बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें सूचनाएं शेयर कर रहे हैं, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उससे सूचनाएं ले रहे हैं। यानी जीआईएस के आने के बाद पहले डेटा एक जगह पड़ा है, सारा का सारा सेंट्रल कंप्यूटर में पड़ा है, सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में है। दूसरा, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लेयर्स के रूप में है। ए डिपार्टमेंट उसमें सूचनाएं डाल भी रहा है और उससे सूचनाएं ले भी रहा है, यानी उसमें सूचनाएं शेयर कर रहे हैं और उससे सूचनाएं ले रहे हैं। यानी सारा का सारा आंकड़ा एक जगह, डिफरेंट डिपार्टमेंट का सारा आंकड़ा, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हम चक्कर लगाते थे, एक ही जगह सारे शेयर करें, एक ही जगह से सारे डिपार्टमेंट ले रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? ना धन खर्च होता कहीं जाने के लिए, समय भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, और जो हमारा बड़ा कठिन कार्य था, जो उबाऊ कार्य था, जो बड़ा मेहनत का कार्य था, जो बोर कर देने वाला कार्य था, जो थका देने वाला कार्य था, उससे भी छुटकारा मिल गया है। छठा जो लाभ है, मानचित्रों का संशोधन आसान। जीएस के आने के बाद मानचित्रों का संशोधन आसान हो गया है। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड थे, जिसमें हम मैप बनाते थे, एक मैप तैयार करते थे, फिर उसका प्रिंटिंग करते थे, उसको एडिट करना, उसको ठीक करना, उसको करेक्शन करना बड़ा कठिन कार्य था। टाइम भी ज्यादा लगता था और कॉस्टली भी था। क्या कारण था? टाइम ज्यादा क्यों लगता था, कॉस्टली क्यों था? डेटा कलेक्ट करो, वो भी मैन्युअली कलेक्ट होगा, उसको एडिट करो, वो भी काम मैन्युअली होगा। तो इन दो कारणों से, इन दो कारणों के कारण मानचित्र को एडिट करना टाइम कंज्यूमिंग था और कॉस्टली था। जेस आने के बाद क्या हुआ है? डेटा अपडेट कर दीजिए, कुछ कमांड दे दीजिए, रिजल्ट क्या हुआ? मैप गेट रेडी इन लिटिल टाइम। थोड़े से समय में मानचित्र तैयार हो जाएगा और कम खर्च में तैयार हो जाएगा। यानी जीआईएस के आने के बाद हमारा मानचित्रों का संशोधन आसान हो गया है। सातवां इसका लाभ है, आरेखों तथा मानचित्रों का तीव्रता से निर्माण। परंपरागत विधियों में क्या था? इन ट्रेडिशनल मेथड्स, मैनुअल ड्राइंग ऑफ चार्ट्स एंड मैप्स, जो आपके चार्ट्स होते थे, मानचित्र होते थे, उनको मैनुअली ड्रा किया जाता था। ये सारा का सारा टाइम कंज्यूमिंग था और कॉस्टली था। जीएस आने के बाद क्या है? सारा का सारा कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट द वर्क। ये सारा का सारा काम जो मैनुअल होता था, ये सारा का सारा काम अब सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर संपादित करता, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट द वर्क। एग्जीक्यूट मीन संपादित करना। अब जब सॉफ्टवेयर काम करता है तो समय भी कम लगेगा,
एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, यानी जो मानचित्र बनेंगे वो उनमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, वो यानी उनमें ठीक गलती की संभावना कम होगी, समझ लीजिए ऐसे, और वो ज्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे। यानी जीआईएस के आने के बाद जो आपके आरेख हैं और मानचित्र हैं उनका तेजी से निर्माण होने लगा है, बिल्कुल कम समय में और कम खर्च पर, और वो ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। आठवां जो लाभ है, विभिन्न विभागों और संगठनों का समन्वय। डिपार्टमेंट, सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं किसी भी देश में, उन सैकड़ों डिपार्टमेंट का समन्वय जीआईएस ने कर दिया है। कैसे कर दिया है? डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनको आंकड़ों की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हो सकता है सोयल की आंकड़ों की जरूरत हो, यानी सोयल डिपार्टमेंट अलग है। हो सकता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट के आंकड़ों की जरूरत हो सकता है जो सड़क निर्माण विभाग है उसको एग्रीकल्चर के सोयल के आंकड़ों की जरूरत हो, वनों के आंकड़ों की जरूरत हो। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट को विभिन्न कारणों से आंकड़ों की आवश्यकता होती है। आंकड़े कहाँ हैं? जीआईएस में। जीआईएस एक पूल है, बहुत बड़ा भंडार है आंकड़ों का। ये जीआईएस आंकड़ों का भंडार है, आंकड़ों का भंडार है। इस सर्कल के अंदर चले सारे के सारे आंकड़े पड़े हैं। अब डिपार्टमेंट ए है, आंकड़े ले भी रहा है, आंकड़े इसको दे भी रहा है, यानी इसमें आंकड़े शेयर भी कर रहा है। इसी प्रकार डिपार्टमेंट बी है, इसमें आंकड़े शेयर भी करा, इससे आंकड़े ले भी रहा। इसी प्रकार सी डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट, टी डिपार्टमेंट, एफ डिपार्टमेंट, यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट जीआईएस में आंकड़े दे रहे हैं, जीआईएस में आंकड़े शेयर करें और जीआईएस से आंकड़े ले रहे हैं। तो जब जीआईएस से आंकड़े ले दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? जो इंस्टीट्यूशन है या जो इंडिविजुअल है या कोई संस्था कह लीजिए, या आप स्वयं हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, इस आंकड़ा भंडार से आंकड़े ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि बी डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ी आंकड़ों की, वो पहले ए के पास जाएगा देना भाई आंकड़ा, फिर एफ के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा। मान लीजिए इसको 4 डिपार्टमेंट से आंकड़े चाहिए, वो 4 के 4 तीन 4 डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा जीएस के पास। जीएस से ले लेगा जो चाहिए। क्यों? डिफरेंट डिपार्टमेंट ने आंकड़े शेयर किए हैं। यानी जीआईएस आंकड़ों का बहुत बड़ा भंडार है और सारे के सारे डिपार्टमेंट इसमें आंकड़े ले भी रहे हैं इससे, और इसमें आंकड़े दे भी रहे हैं, इसमें आंकड़े शेयर भी कर रहे हैं। तो इसका परिणाम यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इस पूल से आंकड़े ले सकता है। परिणाम क्या है? अब ऑटोमेटिकली क्या है? कोऑर्डिनेशन हो गया है। किसके माध्यम से? डिफरेंट डिपार्टमेंट में समन्वय हो गया। किसके माध्यम से? जीएस के माध्यम से। क्यों? सारे के सारे यहां ले दे रहे हैं। सारे के सारे डिपार्टमेंट किससे जुड़े हुए हैं? जीआईएस से जुड़े हैं। जीआईएस से ले भी रहे हैं, दे रहे हैं। तो जीआईएस ने क्या कर दिया है? जीआईएस ने सभी के सभी डिपार्टमेंट का समन्वय कर दिया है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कर दिया। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू जीआईएस। जीआईएस के माध्यम से विभिन्न जो आपके डिपार्टमेंट है उनमें समन्वय हो गया है। अब नेक्स्ट लाभ है जीआईएस में दृश्य विश्लेषण का लाभ। दृश्य विश्लेषण का सीधा सा अर्थ है कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिससे ऐसा लगे हूबहू हम उसी को देख रहे हैं। आपके जो जीआईएस सॉफ्टवेयर हैं वो 3D त्रिविमीय डिजिटल टेरेन मॉडल बना सकते हैं, यानी उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार के मॉडल वो निर्मित कर सकते हैं जीआईएस सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के जो मॉडल बनेंगे जिसमें मान लीजिए कोई पहाड़ी है या पर्वतीय क्षेत्र है,
उस पर्वतीय क्षेत्र का 3D मॉडल है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। तो इस दृश्य से, किस दृश्य से क्या देख रहे हैं हम? 3D मॉडल टेरेन का। टेरेन मीन्स भूमि का, क्षेत्र का, धरातल का। तो ये 3D मॉडल क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। किसमें? हमारी समझ बढ़ती है फीचर्स के बारे में। धरती पर जो फीचर पाए जाते हैं उससे वो हमारी समझ बढ़ती। किससे समझ बढ़ी? 3D मॉडल से। 3D मॉडल किसने बनाए? जीआईएस सॉफ्टवेयर ने। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर 3D मॉडल बनाता है, और 3D मॉडल हमारी हेल्प करते हैं किसमें? हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग में, गहरी समझ में। किसकी गहरी समझ में? फीचर्स की गहरी समझ में। तो परिणाम क्या होता है? जब हमारे अंदर गहरी समझ आ गई फीचर्स की, जो हम एनालिसिस करेंगे या जो जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, वो निष्कर्ष, वो एनालिसिस बिल्कुल सही होगा। यह मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास 3D मॉडल है हिली रीजन का। 3D मॉडल है, देख लिया आपने 3D मॉडल। दृश्य विश्लेषण की बात है ना, दृश्य विश्लेषण से लाभ। 3D मॉडल देख रहे हैं आप, दृश्य कर रहे हैं उसको, हिली रीजन का। तो उससे क्या अंदाजा लगेगा आपको? भाई ढाल किस तरफ ज्यादा है, तो ढाल किस तरफ ज्यादा है तो इरोजन की मात्रा, अपर्दन की मात्रा कितनी रहेगी? भाई सीधी सी बात है, पहाड़ी का ढाल तेज दिखाई देगा, आप कहेंगे अपर्दन ज्यादा होगा। अगर मंद ढाल दिखाई देगा, आप कहेंगे अपर्दन मंद है। और किससे दिखाई दिया? 3D मॉडल से। 3D मॉडल से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट क्या कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड के क्षेत्र कौन से होंगे। लैंडस्लाइड के क्षेत्र कौन से होंगे? जहां ढाल तेज हो। फ्लड की पॉसिबिलिटी के क्षेत्र कौन से होंगे? नदियों में या झीलों में वाटर इनटेक की कैपेसिटी, वाटर ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी? कैसे पता चलेगा? क्योंकि 3D मॉडल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस नदी घाटी की गहराई कितनी है, कितना पानी ये ले सकती है, कितना पानी ये ग्रहण कर सकती है, लेक की गहराई कितनी है। तो लेक की गहराई का अंदाजा हो गया, तो वाटर इनटेक की कैपेसिटी का भी अंदाजा हो जाएगा। किससे अंदाजा हुआ? 3D मॉडल से। इसके अलावा 3D मॉडल आपके पास किसी क्षेत्र का है, तो वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी की जा सकती है, उसका अंदाजा हो जाएगा। मान लीजिए कहीं तीव्र ढाल है, तो आप वहां ये थोड़े कह देंगे कि यहाँ खेती कर ले। अरे तीव्र ढाल है जिस साइड में, वहां पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो वहां पॉसिबिलिटी ह्यूमन एक्टिविटी क्या करेगा? वहां फॉरेस्टेशन हो सकता है। जहां मंद ढाल